स्टार्ट करते हैं अब हम अपना नया चैप्टर चैप्टर 8 जिसका नाम है कैपिटल एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। बिजनेस को जो फाइनेंस करने के दो ही मेथड्स होते हैं, या तो बिजनेस अपने शेयर्स इशू करती है या लोन लेती है। ठीक है। तो हम इन दोनों के हवाले से डिस्कस करेंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, लोन कैपिटल क्या होता है, और इसकी जो है लॉ में क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ शेयर कैपिटल के साथ। तो अब शेयर इशू आपने F3 में पढ़ा होगा कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करती थी। ठीक है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स इशू करती हैं। तो शेयर बेसिकली क्या होता है? ठीक है। अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लाइबिलिटी इन फर्स्ट प्लेस एंड ऑफ इंटरेस्ट इन सेकेंड, but also consisting of series of mutual covenants entered into by all the shareholders। ठीक है। तो इतनी बड़ी जो डेफिनेशन है, इसमें मुझे तीन चीजें नजर आ रही हैं कि जो शेयर है वो क्या होता है। वो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में। ठीक है। और उस इंटरेस्ट को आप मनी से मेजर करते हो। जैसे कंपनी अगर शेयर इशू करती है, अगर कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदता है तो शेयर की एक वैल्यू होती है। तो मनी से वो आप उसको मेजर कर सकते हो। शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट होता है कि मैं डिविडेंड्स लूंगा। शेयर जब मैं खरीदूंगा कंपनी के तो उसके अगेंस्ट क्या मुझे मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अब सेकंड लाइन उन्होंने लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी होती है ये फर्स्ट प्लेस पे। बिल्कुल, शेयर जो है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जब कंपनी आपको शेयर इशू करती है तो आपने उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे देने होते हैं। तो पहले तो आपकी वो लाइबिलिटी होगी, फिर वो आपका इंटरेस्ट बन गया कि जब आपने शेयर्स पैसे दे के खरीद लिया, अब उन शेयर के अगेंस्ट आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो आपका इंटरेस्ट बन गया। और थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है कि जब आप शेयर खरीदते हो तो आप जो सीरीज ऑफ म्यूचुअल कोविनेंट्स है उनमें एंटर कर जाते हो, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, वो उनमें आप एंटर कर जाते हो। ठीक है। यानी कि अब आप पाबंद हो उन रूल्स और रेगुलेशन को, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने पर। ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके कंपनी के साथ राइट्स जो होते हैं, ठीक है, या कंपनी ने उनको कैसे डील करना है, इस सवाल से जितने भी कोविनेंट्स होते हैं, तो जो रूल एक एक कंपनी के और उसके मेंबर के दरमियान होता है वो आप पे एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि अब आप कंपनी के मेंबर बन चुके हो। शेयर होल्डर्स को मेंबर बोलते हैं। ठीक है। अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, मैं आपको बात बता चुका हूँ, एंड इट हैज वोटिंग राइट्स। इस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ शेयर्स हेल्ड। ये डिपेंड करता है कौन से क्लास ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि अभी हम आगे अगली चीज वही डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंसेस शेयर्स हो गए। तो ऑर्डिनरी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस वालों के पास कभी कभार होते हैं, कभी बार नहीं होते। उसके बाद है दे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। के जो शेयर होल्डर होता है उस वो इंटाइटल्ड होता है कि वो डिविडेंड्स रिसीव करे। डिविडेंड रिटर्न होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है, अगेंस्ट द शेयर दैट ही हैव परचेस्ड। तो प्रॉफिट जब होता है तो फिर कंपनी जो है डिविडेंड्स पे ऑफ करती है। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी शट डाउन होने वाली होती है या कंपनी लॉस मेकिंग होती है, उसका क्लोजर होने वाला होता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शेयर, यानी कि आपके पास कौन सा शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं आप या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अ शेयर होल्डर रिसीव्स पेमेंट आफ्टर ऑल अदर क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर्स को जो है लिक्विडेशन के बाद जो है सबसे एंड में पेमेंट रिसीव होती है, यानी कि इससे पहले जितने भी आपके बाकी लोग होते हैं, बाकी लोग में आपके लोन प्रोवाइडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उसके बाद आपके कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी सप्लायर्स हो गए। ठीक है। तो इन सब को पेमेंट देने के बाद सबसे आखिर में जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर्स को मिलती है। ठीक है। अब हम डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है। नंबर वन है प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर टू है ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है। अब जो जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स या तो होते ही नहीं है, या अगर हो तो बेसिकली वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है उनको। आर्टिकल्स आर्टिकल्स हमने पढ़ा था, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है। तो इन जनरल जो है जो वोटिंग राइट्स होते हैं इनके प्रेफरेंस शेयर्स के, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि ये ओवरऑल जो कंपनी की डिसीजंस होती है ना उनमें इनको नहीं कहा जाता कि यार आप वोट करें, में बताएं कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन इनकी जो क्लास है, यानी कि जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिन लोगों के पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के हवाले से कंपनी ने कोई डिसीजन लेना है कि फॉर एग्जांपल हम इनका डिविडेंड बढ़ा रहे हैं या इनके वोटिंग राइट्स हम प्रेफरेंस शेयर्स वाले जिसके पास 10 शेयर हैं उसको हम, पहले एक वोट था अब उसको हम 2 वोट्स देंगे। ठीक है। तो अगर इस किस्म के डिसीजन हैं जो इनसे रिलेटेड है, उसमें जो है ना यूजली ये पार्ट लेते हैं। ठीक है।
जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स जिनके पास होते हैं उनके पास फुल वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। कंपनी का जो भी डिसीजन है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनका वोट होता है, ठीक है। उसके बाद जो डिविडेंड राइट्स हैं, यानी कि जो डिविडेंड मिलता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, पेड इन प्रायोरिटी टू अदर डिविडेंड्स यूजली कम्यूलेटिव। इसका क्या मतलब है? तीन चीजें लिखी हुई हैं। नंबर वन, फिक्स्ड अमाउंट का इन्हें डिविडेंड मिलता है हर साल। फॉर एग्जांपल आपको पर शेयर हम आपको 1 पाउंड देंगे फॉर एग्जांपल, ये आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है, फिक्स है। और प्रायोरिटी में मिलता है, यानी कि ऑर्डिनरी वालों को बाद में मिलता है, इनको पहले मिलता है, प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड मिलता है। यूजली कम्यूलेटिव, कम्यूलेटिव होता है, यानी कि कम्यूलेटिव वर्ड का मतलब होता है जो जमा हुआ हो, इकट्ठा हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिछले साल कंपनी को लॉस हुआ, डिविडेंड्स नहीं मिल सके। पिछले साल जो है आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जैसे मैंने बताया कि पर शेयर आपने 1 पाउंड देना है। अब जिस बंदे ने कंपनी में 100 शेयर्स थे जिसके, तो उसको 100 पाउंड कंपनी ने पे करना था, लेकिन क्योंकि कंपनी पिछले साल लॉस मेकिंग हो गई थी तो पिछले साल तो उसको नहीं मिल सका। अब इस साल आगे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, तो इस साल कंपनी जो है वो इस साल का भी 100 पाउंड देगी और पिछले साल का भी 100 पाउंड देगी, यानी कि कम्युलेटिव अमाउंट देगी जो कि 200 पाउंड की है। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होगा। इनका फिक्स डिविडेंड है, इनका फिक्स नहीं होता, वेरिएबल रिटर्न होता है, ठीक है। और इनको प्रायोरिटी में नहीं मिलता, इनको प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद मिलता है। और इनका रिटर्न जो है वो कम्युलेटिव नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। प्रॉफिट्स अगर हैं तो रिटर्न होगा, नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद जब कंपनी शट डाउन हो जाती है, यानी कि जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तो जो प्रेफरेंस वाले होते हैं इनको जो कैपिटल इनका होता है वो पहले मिलता है, यानी कि इनकी इन्वेस्टमेंट ये पहले रिकवर कर सकते हैं, बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सरप्लस, ठीक है। सरप्लस क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अभी बस आप ये याद रखें कि जब ये कंपनी शट डाउन होती है तो इनको पहले इनका इनकी अमाउंट पे ऑफ कर दी जाती है, ठीक है। जबकि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं इनको प्रेफरेंस के बाद जो है ना पैसे मिलते हैं, ठीक है। इनको जो रीपेमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इंटाइटल्ड टू शेयर सरप्लस एसेट्स, यानी कि ये इंटाइटल्ड होते हैं कि इन्हें सरप्लस एसेट में शेयर मिलेगा। जबकि यहां पर आपने रेफरेंस में देखा कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सरप्लस एसेट का क्या मतलब है? कंपनी शट डाउन होगी, कंपनी लॉस मेकिंग होगी, उसका दिवालिया निकल आया, बंद होगी, कंपनी ने अपने सारे एसेट्स बेच दिए। कंपनी ने अपने सारे एसेट्स बेच दिए तो कंपनी के एसेट्स जो थे वो सारे कुल मिला के 15,000 पाउंड के बने, ठीक है। अब 15,000 पाउंड से कंपनी ने क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, सबको, कस्टमर नहीं सॉरी एम्प्लॉयज को, सबको पैसे पे ऑफ कर दिए, ठीक है। तो अगर कोई अमाउंट बच गई, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सबको पे ऑफ कर दिया तो 13,000 पाउंड बच के, 13,000 पाउंड का खर्चा हो गया तो 2,000 पाउंड बच के। अब ये जो 2,000 पाउंड है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड हैं कि इनको इस 2,000 पाउंड में से भी पैसे मिलेंगे। 2,000 पाउंड में से भी ये इनको सरप्लस मिलेगा इनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से, ठीक है। जबकि प्रेफरेंस वाले इस चीज में इंटाइटल्ड नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस वालों को ये बेनिफिट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 13,000 कंपनी के एसेट्स थे, ठीक है, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मैंने आपको बताया सबसे आखिर में शेयर मिलता है, तो अगर फॉर एग्जांपल एसेट्स की अमाउंट कम थी और जो डेट्स लोगों के देने थे वो ज्यादा थे, तो फिर तो ऑर्डिनरी वालों को कुछ मिलेगा ही नहीं ना, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिला तो बस दैट्स इट, क्योंकि इनको प्रायर रिटर्न मिलता है ना, इनको पहले मिलता है कैपिटल में से। ये जो 13,000 पाउंड मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसमें सारों को रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। जब सब कुछ सबको दे के जो बच जाए ना उसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि जो प्रेफरेंस वाले होते हैं उनको नहीं मिलते। हाँ, उनको बस ये फायदा है जो उनको जल्दी में मिलते हैं, फर्स्ट में, प्रायोरिटी में मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ बच जाए ना तो उस बचत वाली चीज में ये हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, कंपनी की मीटिंग्स जो हैं उसमें प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो है वो अटेंड नहीं करते, ठीक है। जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ये अटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है आपके ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, सही है। इसके बाद हम चलते हैं क्लास राइट्स की तरफ। क्लियर है यहाँ तक? ऊपर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी। सही है। क्लास राइट्स, क्लास ऑफ शेयर्स हमने पढ़ लिए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए। अब हर शेयर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिस भी टाइप के, उनके कोई ना कोई राइट्स होते हैं, कोई ना कोई हकूक होते हैं, ठीक है। तो क्लास राइट्स का क्या मतलब होता है? स्पेशल राइट्स अटैच टू ईच क्लास ऑफ शेयर्स के। प्रेफरेंस शेयर्स के जो होल्डिंग जिनके पास है उनके ये राइट्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं जिनके पास है उनके ये राइट्स हैं, ठीक है। क्या क्या राइट्स होते हैं यूजली? अभी जैसे हमने ऊपर बात की डिविडेंड राइट्स, जैसे प्रेफरेंस का ये राइट है कि उसको फिक्स मिलता है,
उसको प्रायोरिटी में मिलता है, ठीक है, ऑर्डिनरी को जबकि वेरिएबल मिलता है, प्रायोरिटी में नहीं मिलता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप, कि जब आपकी कंपनी बंद हो जाए तो कैसे पैसे किसको पहले मिलेंगे किसको बाद में मिलेंगे, ठीक है। और वोटिंग के हवाले से भी हमने देखा कि यार प्रेफरेंस वालों को वोटिंग वोटिंग का नहीं मिलता, लेकिन ऑर्डिनरी वालों को मिलता है। तो हर शेयर यानी कि क्लास ऑफ शेयर के साथ राइट्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने इनके बारे में डिस्कशन भी की थी। अब ये जो राइट्स हैं इनको आप चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक राइट दिया गया है, वेरिएट का मतलब होता है उसको अगर आप बदलना चाहो, ठीक है, तो आप कैसे बदल सकते हो, तो उसका प्रोसीजर है, ठीक है। अब अभी हमने लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 7 था उसमें हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन होती है कंपनी की, कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि कैसे चीजों को करना है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, लिखा हुआ है कि यार ये प्रोसीजर के थ्रू आपने किसी भी शेयर्स के क्लास राइट्स को चेंज करना है, तो अगर तो प्रोसीजर स्पेसिफाइड है आर्टिकल्स में तो यस, अगर तो वो है तो बस जो लिखा हुआ है वहां पर ना आर्टिकल्स में कि इस तरह आपने राइट्स को चेंज करना है तो आपने उसी को फॉलो करना है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड आर्टिकल्स में कंपनी के कि यार ऐसे ऐसे आपने क्लास राइट्स को चेंज करना है, फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% प्लस वोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, शेयर होल्डर्स के। अगर तो शेयर होल्डर्स एग्रीड हैं कि आपने उन्होंने अपने राइट्स को चेंज करवाना है तो 75% प्लस उन्हें वोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर वो लोग जिनके पास 75% नॉमिनल वैल्यू का है उस रेलिवेंट क्लास की, वो अगर एक रिटर्न कॉन्सेंट दे देते हैं कि यार हमारे ये राइट्स हम इनको चेंज करना चाहते हैं, तो वो फिर चेंज हो जाएंगे। दो मेथड्स हैं अगर आप अपने राइट्स को चेंज करना चाहते हो। नंबर वन, स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि 75% प्लस शेयर होल्डर्स जो है ना वो ये वोट कर दें कि यार हमने जो फलाना राइट है हमारा हकूक है ये बदलना चाहिए। पहली चीज तो ये। नंबर टू, जिन लोगों के पास 75% नॉमिनल वैल्यू का है वो रिटर्न कॉन्सेंट दे दें। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो शेयर्स टोटल इशू किए हुए ना वो 1000 पाउंड के। अब 1000 पाउंड में से वो लोग जिनके पास 750 पाउंड से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, वो अगर ये रिटर्न कॉन्सेंट अपना दे दें कि यार ये जो राइट है ना इसको हमने चेंज करना है, तो फिर वो राइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस यस और नो का मतलब सिंपली ये है कि अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड है, अगर यस तो आर्टिकल्स का प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं स्पेसिफाइड तो फिर आपने ये दो तरीकों से अपने राइट्स को चेंज करना है, ठीक है। रिटर्न कॉन्सेंट या स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्लियर है? जी जी। सही है। इसके बाद आता है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 75% या तो रिटर्न, 75% जो वैल्यू के शेयर जिनके पास हैं, या स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 75% प्लस वोट होता है, तो वो चेंज कर देते हैं। लेकिन अदालत जो है, जो लॉ है, वो माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करता है कि यार 75% की तो हमने बात मान ली, 100 में से 75 की, लेकिन बाकी 25 भी तो हैं। उनका भी अगर वो उस चीज से इतफाक नहीं करते, जो राइट्स चेंज हो रहे हैं अगर वो इससे इतफाक नहीं करते, तो उनका क्या। तो उनको भी कोर्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन देती है। कोर्ट कहती है कि जो लोग, ठीक है, रिमेनिंग जो 25% है उसमें से अगर 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट क्लास, यानी कि 750 पाउंड, 15% का मतलब है 150 पाउंड, यानी कि वो शेयर होल्डर्स जिनके पास एटलीस्ट ये अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू की, अगर वो चाहें तो वो इस कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट को कह सकते हैं कि यार ये जो वेरिएशन इन्होंने पास किए हैं ना, ये जो राइट्स इन्होंने चेंज किए हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ, तो आप जो है ना इसको कैंसिल करें। और ये काम उन्हें 21 डेज के बाद करना पड़ता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल रेजोल्यूशन हुई, उसमें कहा गया कि यार ये फलाना जो हकूक है ये चेंज कर दिया गया। अब 15% जिनके पास शेयर कैपिटल था उस क्लास का, जिस क्लास के मतलब हकूक चेंज हुए, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी शेयर्स है या प्रेफरेंस जो भी था, अब 15% लोग अगर एग्री नहीं है, तो 15% जिनके पास नॉमिनल वैल्यू का है वो लोग एग्री नहीं है, तो वो कोर्ट को कहेंगे कि यार हम इसे एग्री नहीं है, हमने इसी कॉन्सेंट नहीं दी, तो आप वेरिएशन को कैंसिल करो। कब कोर्ट को बताना है? 21 दिनों के पास, जब रेजोल्यूशन पास हो जाए, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें हकूक को चेंज किया गया, उस रेजोल्यूशन के 21 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में आपने जाना है और उनसे कहना है कि इसको कैंसिल करें। अब कोर्ट जो है या तो कैंसिल करेगी या फिर वो इसको कैंसिल। दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा, एक दोबारा रिपीट कीजिएगा इसका, किस क्या चीज? मतलब है इसका? 21 डेज वाला। हाँ जी, नहीं ये पूरा पैराग्राफ जो अंडर। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन में देखें, अभी हमने ऊपर बात की कि अगर आपने राइट्स को चेंज करना है ना, तो अगर 75% जिनके पास शेयर है, शेयर्स की वैल्यू है किसी भी क्लास के ना, तो वो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बाकी 25% लोग एग्रीड नहीं है कि यार वो राइट्स को चेंज नहीं होना चाहिए था,
तो फिर वो उनमें से अगर 15% जो लोग नॉमिनल वैल्यू को होल्ड करते हैं, अगर वो ये कह दें कि यार हम इस चीज पे कॉन्सेंट हमारी नहीं है, हम एग्रीड नहीं है, तो वो कोर्ट से कह सकते हैं कि यार इस वेरिएशन को, यानी कि जो चेंजेस की गई हैं, इनको खत्म कर दो, इनका इफेक्ट जो है वो वाइड कर दो। और ये जो है उन्होंने 21 दिनों के अंदर अंदर कहना है उस रेजोल्यूशन के जिस रेजोल्यूशन में राइट्स को चेंज किया गया था। यानी कि राइट्स को जब चेंज किया गया जिस रेजोल्यूशन में, उस रेजोल्यूशन के 21 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट को कहना है कि आप इसको कैंसिल कर दो। ठीक है। सही है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि कोर्ट या तो वेरिएशन को कंफर्म करेगी, या तो कहेगी कि यार ये वेरिएशन जो उन्होंने की है ठीक की है, या तो कैंसिल कर देगी। ठीक है। However, it will only cancel the variation if the petitioner proves it's unfairly prejudicial. प्रीजुडिशियल, अनफेयरली प्रीजुडिशियल का मतलब ये होता है कि हार्मफुल है। ठीक है। इट्स नॉट राइट, इट्स अनफेयर। सही है। तो अगर तो वो चीज अनफेयर हुई, कोर्ट को लगा कि यार जो वाकई में जो राइट्स को चेंज किया गया था वो अनफेयर है, तो फिर जो है वो कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब कोर्ट भी जो है ना डिस्टिंक्शन ड्रॉ करती है। ठीक है। डिस्टिंक्शन ड्रॉ करती है, कोर्ट देखती है कि जो राइट्स को चेंज किया गया है ना, वो चेंज किस किस्म का था। अगर जो चेंज किया गया है उससे वैल्यू, इंजॉयमेंट या पावर पे कोई इफेक्ट पड़ता है राइट्स के, तो फिर कोर्ट जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या, मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये था कि यार 10 पेंस, 10 सेंट्स का फॉर एग्जाम्पल जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहले ये होता था कि यार एक शेयर होल्डर है। ठीक है। जिसके पास, एक मिनट, इस चीज को समझना है आपने। 5 शेयर्स, जिस बंदे के पास 5 शेयर्स होते थे उसको एक वोट मिलता था। ठीक है। पहले ये राइट था। ठीक है। जिसके पास, सॉरी सॉरी, जिसके पास 10 शेयर्स, जिसके पास 10 शेयर्स होते थे उसको एक वोट होता था। ये राइट सेट था कि यार फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, जिस बंदे के पास 10 शेयर्स होंगे ना, हम उनको एक वोट देंगे। अब उन्होंने राइट को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये हम ये करेंगे कि जिस बंदे के पास, अब हम 5 शेयर के हिसाब से पर वोट देंगे। तो यानी कि जिस बंदे के पास अब 10 शेयर्स हैं, उनको उसके पास कितने वोट्स होंगे? 2 वोट्स होंगे। पहले उसके पास एक वोट था, अब 2 वोट्स हैं, तो उसकी पावर में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। ठीक है। तो कोर्ट कहती है कि अगर कोई ऐसा वेरिएशन आई है जिससे पावर में इजाफा हो रहा है किसी बंदे की, या उसको एंजॉयमेंट मतलब मिल रही है, कि फॉर एग्जांपल पहले 10 शेयर के बदले आपको 1 सेंट डिविडेंड मिलता था, अब 5 शेयर के बदले फॉर एग्जांपल मिल रहा है, मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो अगर ऐसा राइट चेंज होता है जिससे किसी को बेनिफिट ज्यादा हासिल हो रहा है, किसी की पावर में इजाफा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वो पंगा नहीं करेगी। ठीक है। हाँ, ऐसी वेरिएशन जो कि राइट्स को ही बदला दे, यानी कि हकूक ही बंदे से छीन ले। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कहे कि यार जिसके पास 5 शेयर है ना उसका वोट है ही नहीं। अभी तो कोर्ट ने कहा ना कि अब हम मतलब 10 शेयर्स वाले के पास फॉर एग्जाम्पल एक वोट है। अब कोर्ट कहे कि यार अब ये होगा कि अब से जिसके पास 10 शेयर्स है उसके पास एक वोट है, और जिसके पास इससे कम शेयर है हम उसकी वोटिंग राइट ही कैंसिल कर देते हैं। यानी कि अगर कोर्ट नहीं, सॉरी, जो वेरिएशन होगी, जो रूल्स आप चेंज करोगे, अगर ऐसा रूल आप चेंज करते हो जिससे आप वोटिंग राइट ही छीन लेते हो किसी का, तो ऐसे केस में कोर्ट इन्वॉल्वमेंट करेगी। कोर्ट कहेगी कि नहीं, आप वोटिंग राइट छीन नहीं सकते। हाँ, आप अपनी पावर को इजाफा कर सकते हो कि यार 10 शेयर हैं तो 2 वोट्स होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार इस अब से हम इनको वोटिंग की पावर देंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं ना, इनको आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल राइट्स ऐसे चेंज किए जिससे आपकी पावर और वैल्यू और इंजॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, तो ठीक है, कोर्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। सिर्फ सेकंड सिचुएशन में कोर्ट इन्वॉल्वमेंट करेगी। क्लियर है ये? जी जी। चाहिए, ये केस करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? जो शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया हुआ है, जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है। ठीक है। कंपनी जो शेयर्स बेच रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो कहती है कि हम 500 शेयर्स बेच रहे हैं, एक शेयर्स की वैल्यू जो है वो है 1 पाउंड, $1। चले मैं लिख देता हूँ। तो $500 के कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो, उसको आप इशूड शेयर कैपिटल कहते हो। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि होता ही है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है ना किसी शेयर होल्डर को, तो वो सारी की सारी अमाउंट इनिशियली पे नहीं करता। ठीक है। कुछ अमाउंट पे करता है, कुछ नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 500 शेयर्स इशू किए, एक शेयर की वैल्यू $1 थी, तो आपने $500 के शेयर इशू कर दिए। इसमें से जो है ना उस बंदे ने आपको सिर्फ
पर शेयर 0.5 सेंट्स दिया हुआ है, यानी कि 250 पाउंड अभी तक पे किया है। तो जितना उसने पे किया है वो पेड अप कैपिटल कहलाएगा, ठीक है, पेड अप कैपिटल। और जितना उसने अभी पे नहीं किया हुआ यानी कि रिमेनिंग 250 पाउंड, वो अनपेड कैपिटल होगा। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर फ्रॉम शेयर होल्डर्स बट नॉट येट पेड। जो रिमेनिंग 250 बच गया, 250 तो उसने दे दिया, वो तो पेड अप कहला गया, ठीक है। जो रिमेनिंग 250 बच गया उसमें से जितना कंपनी ने, वो जो कंपनी जब मांगेगी ना कि यार जो आपने पे नहीं किया वो मुझे दो, कंपनी जब कॉल करेगी शेयर होल्डर्स को कि यार आप वो मुझे रिमेनिंग अमाउंट पे करो, उसको आप कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हो। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो शेयर कैपिटल कंपनी ने शेयर इशू कर दिए $500 के, जिसमें से $250 जो है वो रिसीव हो गए, रिमेनिंग $250 अभी तक रिसीव नहीं हुए और अभी तक कंपनी ने मांगे भी नहीं है, तो वो अनकॉल्ड कहलाएगा। और जो कंपनी मांग लेती है रिमेनिंग अमाउंट, वो कॉल्ड अप कहलाती है। क्लियर है? जी जी। सही है। फिर स्टैच्यूरी प्री एम्पशन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैच्यूरी प्री एम्पशन राइट्स का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, उनका ये राइट होता है कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही हो तो सबसे पहले किसको ऑफर करे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसको आप बोलते हो स्टैच्यूरी प्री एम्पशन राइट। न्यू शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग रेजेस न्यू फंड्स। यानी कि जब आप न्यू शेयर्स ऑफर, जब न्यू शेयर्स आप इशू करोगे तो आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले देने, ठीक है। इससे आपके फंड्स रेज होंगे। इसका मकसद ये होता है कि जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट ना हो, यानी कि जो करंट शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनकी जो प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग है वो डाइल्यूट ना हो, उतनी ही रहे इवन आफ्टर शेयर इशू, ठीक है। ओनली अप्लाइज टू ऑर्डिनरी शेयर्स। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स पे ये अप्लाई होता है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी इशू करती है वो पहले कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये कैश में पेमेंट होती है। जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कैश में पे करना पड़ता है। 21 डेज के लिए कंपनी ने ऑफर ओपन रखी होती है कि यार मैं जो शेयर्स इतने इशू कर रहा हूँ तो पहले मैं आप लोगों को ऑफर करता हूँ जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो। 21 दिनों के अंदर अंदर अगर उन्हें लेने होते तो ले लें, अगर वो नहीं लेते तो ऑब्वियसली फिर बाहर से लोग लेंगे। प्री एम्पशन राइट्स कैन बी डिसअप्लाइड बाय प्रोविजन। डिसअप्लाइड का क्या मतलब है कि यानी कि अगर आप चाहते हो कि यार प्री एम्पशन राइट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले शेयर्स नहीं मिलने चाहिए, मतलब हम जस्ट रिलीज कर दें, जो जिस तरह जो मर्जी ले हम उसको दे देंगे। बाहर वाला बंदा हमसे शेयर देते हैं हम पहले उसको दे देंगे, एग्जिस्टिंग बाद में लेते हैं हम उसको बाद में देंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग वाले के पास पहले ये राइट्स ना हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये ना हो तो आप इसको डिसअप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किस तरह? दो तरीकों से। कैन बी डिसअप्लाइड बाय प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स के थ्रू जो है, आर्टिकल्स का अगर आप एक प्रिंसिपल या एक प्रोविजन ये बना देते हो कि यार प्रीएम्पशन राइट्स नहीं होने चाहिए, तो बस आप ये उसके थ्रू आप ये खत्म कर सकते हो, ठीक है, राइट्स खत्म हो जाएंगे। या फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो शेयर होल्डर्स पास करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स 75% प्लस लोग ये कह देंगे कि यार ये प्रीएम्पशन राइट्स नहीं होने चाहिए। जो बंदा मतलब बाहर वाला भी है, अगर पहले उसको भी शेयर मिलने चाहिए तो बस ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये राइट्स खत्म करने के दो तरीके हैं। आर्टिकल्स में प्रोविजन डाल दो कि प्रीएम्पशन राइट्स नहीं है, और या फिर शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इन्हें खत्म कर दो। क्लियर है? जी जी। बोनस इशू की अब हम बात करते हैं, ठीक है। बोनस इशू को आप स्क्रिप इशू भी बोलते हो, कैपिटलाइजेशन इशू भी बोलते हो, ठीक है। बोनस इशू अगर आप लोगों को याद हो, आपको याद हो F3 में हमने, F3 में डिस्कस किया, आपने पढ़ा होगा कि जब आप कंपनी शेयर इशू करती थी तो कंपनी की डबल एंट्री क्या होती थी? डेबिट करती थी कंपनी कैश को और क्रेडिट करती थी कंपनी शेयर कैपिटल को, ठीक है। शेयर कैपिटल को करती थी और क्रेडिट करती थी शेयर प्रीमियम को। शेयर कैपिटल को नॉमिनल वैल्यू से आप क्रेडिट करते थे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती थी वो शेयर प्रीमियम में जाता था। जब बोनस इशू होता है, बोनस इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी जो फ्री में शेयर इशू करती है तो फिर वो कंपनी अपने रिजर्व्स में से इशू करती है, तो तब डबल एंट्री क्या होती थी? आप डेबिट करते थे शेयर प्रीमियम को और क्रेडिट करते थे आप शेयर कैपिटल को, ठीक है। यानी कि आप शेयर प्रीमियम को डेबिट करते थे रिटेन्ड अर्निंग्स में से। डबल एंट्री आपको पता तो नहीं होनी चाहिए, जस्ट मैं थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। तो इन शॉर्ट बोनस इशू क्या होता है? यानी कि शेयर्स जब आप मुफ्त में इशू करते हो, ठीक है, या आप फ्री में शेयर्स कंपनी को, किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को इशू करते हो तो उसका बोनस इशू बोलते हो, ठीक है। आर इशूड एट नो कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स इन विच
केस डू नॉट रेज एनी न्यू फंड्स। जीरो कॉस्ट पे आप इशू करते हो तो इसका मतलब है कोई फंड्स आपके जनरेट नहीं होते, उल्टा आप अपने रिजर्व्स को यूज कर रहे होते हो। समटाइम्स द कंपनी इशूड पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स इन विच केस द शेयर होल्डर्स मे हैव टू टेक सम कंट्रीब्यूशन इन द फ्यूचर। हाँ, कुछ ऐसे भी बोनस इश्यूज होते हैं जिसमें कंपनी शुरू में तो पैसे नहीं लेती, लेकिन हाँ कहती है कि 2 साल बाद आपने शेयर्स पे मुझे इतने पैसे देने, ठीक है। तो ऐसे भी बोनस इश्यूज होते हैं। कैरिड आउट बाय यूजिंग सम ऑफ द कंपनीज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स टू इशू अ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। यानी कि बोनस इशू जो है आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, ठीक है, जितनी उनकी होल्डिंग होती है उस हिसाब से। और कहाँ से आप, क्योंकि शेयर से तो शेयर होल्डर से तो आप पैसे ले नहीं रहे, खुद से दे रहे हो, तो वो पैसे नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स यानी कि रिटेन अर्निंग्स में से आप निकाल देते हो, ठीक है। कभी भी जो है बोनस इशू आप कंपनी के ऑर्डिनरी कैपिटल से नहीं कर सकते, यानी कि जो कंपनी का ऑर्डिनरी कैपिटल होता है वहां से आप बोनस इशू नहीं निकाल के दे सकते, आपको रिजर्व्स में से ही पे ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद आता है राइट्स इशू, ठीक है। राइट्स इशू भी हमने, ये भी चीज आपने F3 में डिस्कस की होगी। तो राइट्स इशू में क्या फर्क होता था कि राइट्स इशू जो है वो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे देते थे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू शेयर की चल रही है $4, लेकिन आपने जो है $2 पे ऑफर कर दिया, ठीक है। तो $2 पे आपने ऑफर कर दिया तो आपने डिस्काउंट पे दे दिया, तो इसको आप राइट्स इशू बोलते हो, ठीक है। न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग टू रेज न्यू फंड्स मस्ट बी मेड इन राइटिंग, ठीक है। यानी कि ये न्यू शेयर्स होते हैं जो कि आप ऑफर करते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है, और आप जो है ये मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पे देते हो, ठीक है। कैन बी यूज वेयर द स्टैच्यूटरी प्रीएम्पशन राइट्स हैव बीन डिसअप्लाइड। अगर आपके जो प्रीएम्पशन राइट्स थे उनको अगर खत्म कर दिया गया है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले शेयर्स नहीं मिलेंगे, उस सिचुएशन में आप राइट इशू का इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्काउंट पे अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे सकते हो। 21 दिनों तक ये ऑफर ओपन होती है, ठीक है। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि डिस्काउंट पे देते हैं। अगर शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग है वो ये नहीं खरीदना चाहते तो वो ये जो राइट है ये थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। देखिए राइट इशू जो होता है, राइट होता है यानी कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे आप कंपनी के शेयर होल्डर है ना, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि यार ये आपको हम राइट दे रहे हैं कि आप ये शेयर्स जो है डिस्काउंट पे खरीद लें। तो अगर आपने खुद नहीं खरीदने तो आप वो जो राइट्स हैं किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और फिर ऑब्वियसली जो शेयर्स एग्जिस्टिंग वालों ने नहीं खरीदे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने, तो फिर वो नॉन मेंबर्स यानी कि आउटसाइडर्स को भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये राइट्स इशू था, सिंपल सा। क्लियर है ये? जी जी। सही है। इसके बाद शेयर इशू का प्रोसीजर क्या होता है? शेयर्स, this is where the shares are allocated to a person under a contract of allotment. Once the shares are allotted and the holder is entered into the register of members, they become member of company. शेयर्स को अलॉट करने का प्रोसीजर होता है, आपने शेयर्स किसी को दिए, ठीक है, तो अलॉट किए, कंपनी ने शेयर्स फॉर एग्जांपल मुझे दिए, मेरे साथ मुझे शेयर्स अलॉट किए, तो मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट होता है। और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, अब मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया हूँ तो मेरा नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चला जाता है और अब मैं कंपनी का प्रॉपर मेंबर बन गया हूँ, ठीक है। शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है बेसिकली वो प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है कंपनी के, ठीक है। जो लास्ट हमने पढ़ा था कि जो मार्केट वैल्यू होती है कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है हर कंपनी का, उसमें मेंशन होती है। अब अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्टर्स के पास क्या अथॉरिटी होती है इन रिगार्ड टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो डायरेक्टर्स की को अथॉरिटी चाहिए होती है शेयर्स को अलॉट करने की, ठीक है। और उनको अथॉरिटी कौन देता है? या तो आर्टिकल्स देते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है, ठीक है। या फिर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू खुद भी अथॉरिटी दे सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डर्स 50% प्लस वोट कर दें कि यार डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो शेयर्स अलॉट कर सकता है, तो वो कर सकेगा। अथॉरिटी भी जो है उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अथॉरिटी जो आप देते हो उसमें मेंशन होना चाहिए कि यार एक डायरेक्टर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स को अलॉट कर सकता है, 1000 को कर सकता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ भी होना चाहिए कि यार ये अथॉरिटी उसके पास साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, मैक्सिमम 5 साल के लिए होती है, ठीक है। ये तो पब्लिक कंपनी के लिए हो गया। द डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी विद ओनली वन क्लास ऑफ शेयर्स मे अलॉट शेयर्स ऑफ दैट क्लास अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड बाय द आर्टिकल्स। ये जो अथॉरिटी है ये तो हमने पब्लिक कंपनी की बात कर ली ना। प्राइवेट कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है और उस कंपनी में सिर्फ एक क्लास ऑफ शेयर है, यानी कि वो कंपनी की या तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स दे रही है या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर दे रही है, तो वो जो है उसको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो जितने मर्जी शेयर्स को चाहे अलॉट कर सकता है, ठीक है। और अथॉरिटी भी उसकी मतलब जितने मर्जी सालों की हो। हाँ,
अगर आर्टिकल्स में मना किया गया ना कि यार उसके पास अथॉरिटी नहीं है फॉर एग्जांपल, या अथॉरिटी लिमिटेड है, तो फिर आर्टिकल्स को तो आपको पता है हर सूरत में फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स की। क्लियर है ये बात?